नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुनील बेग मेरे YouTube चैनल देसी हिंदी क्लासेज में आपका स्वागत करता हूँ। हिंदी हो चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, हमें समझ करके पढ़ना चाहिए। समझ करके यदि हम पढ़ेंगे तो वो बातें हैं, वो ज्ञान है, वो हमारे स्थायी फीड हो जाता है। फिर हमें बार बार पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहती, हम सक्सेस हो सकते हैं। अब पढ़ने को तो बच्चे, हम पहले छोटे थे तब से लेकर आज तक लगातार पढ़ते आ रहे हैं। वही बातें हिंदी में अब मैं पढ़ाऊँगा, लेकिन याद नहीं होती। वो विशेष बात है, वो मैं करवाने की कोशिश करूँगा, यानी कि आपको हिंदी सिखाने की कोशिश करूँगा। रटना नहीं है। रटने को आप जानते हो कि कोई गंजा व्यक्ति है, टकला है, उसके सर पर एक लोटा पानी डाल दूँ, चाहे एक घड़ा डाल दो या डायरेक्ट ट्यूबवेल चला दो, फिर भी एक बूंद भी नहीं टिकेगी। वो ही हाल होता है रटी हुई बातों का। यहाँ पर ठहरती नहीं हैं, फिसल जाती हैं और फिर हमें उन्हीं चीज़ों को बार बार पढ़ना पड़ता है। कोई समय भी खराब होता है, कोई सेंस वाली बात नहीं है। तो हम पढ़ेंगे हिंदी को समझ करके, यानी हिंदी हम सीखेंगे। हिंदी की हम भाषा की शुरुआत करते हैं तो ये क्या है, एक भाषा है, सब जानते हैं, सिंपल सी बात है। अब हम इसे मान रहे हैं कि जैसे हिंदी को मान लो ये एक मकान है, मान सकते हैं, गणित वाले भी तो मानते रहते हैं, हम भी मान सकते हैं। अब मकान की सबसे छोटी इकाई क्या होता है? सबसे छोटी इकाई कि उस मकान कैसे बनता है? सबसे छोटी इकाई के पास में दूसरी आती है, तीसरी आती है, तो मकान की सबसे छोटी इकाई होती है ईंट। एक ईंट के पास में दूसरी आई, तीसरी आई, ऐसे दीवारें बनी, मकान बना। तो वैसे ही भाषा की भी सबसे छोटी इकाई होती है, उसके पास में दूसरी आती है, तीसरी आती है और ऐसे पूरी भाषा बनती है। तो हम देखें कि प्रकृति है वो शांत नहीं है, कहीं ना कहीं से किसी ना किसी प्रकार की ध्वनियाँ आती रहती है। वो ध्वनि ही भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, ध्वनि ही भाषा का मूल होता है। इसी कोई भी भाषा हो, चाहे सब भाषाओं की सबसे छोटी इकाई क्या है? ध्वनि है। फिर हम बात करें हिंदी की, तो इस ध्वनि को देवनागरी लिपि में लिखित रूप ही वर्ण कहलाता है। तो वर्ण हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई हो गई। हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण, भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि। ध्यान रखना, 2016 में सुपरवाइजर के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था कि भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। 4 ऑप्शन थे, ध्वनि, वर्ण, शब्द, वाक्य। कई लोग क्या करते हैं, बच्चे इन दोनों को जोड़ के देख लेते हैं। जोड़ के नहीं, अलग अलग चीजें हैं। भाषा है उसकी सबसे छोटी इकाई होती है ध्वनि, और हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होगा? वर्ण। तो उस क्वेश्चन का जवाब क्या था? ध्वनि ही था। अब हम बात करते हैं वर्णों की। तो ये सारे के सारे वर्ण हैं, ये भ है, ये ई है, ये व है, स है, सब वर्ण हैं। सब वर्ण है तो इसकी कुल संख्याएं कितनी होंगी? ये बड़ी दिक्कत आती है। वर्ण सबसे छोटी इकाई और कुल वर्ण। अब मैं कोई नई बात नहीं बता रहा आपको, ये बात कि हिंदी में कुल वर्ण, हिंदी के अपने वर्ण कितने होते हैं, तीसरी से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन मेरे हिसाब से एकाएक जवाब नहीं दे पाते बच्चे, अटक जाते हैं। 11 होते हैं, 33 होते हैं, 26 होते हैं, ऐसे जवाब आते हैं। और बहुत बारी पढ़ी हुई है ये चीज़। वही बात है जो मैंने शुरू में बताया कि रटी हुई चीज़ें स्थायी नहीं टिक पाती है। रटना नहीं है, हमें समझना है। अब समझने के लिए भाई, कोई भी भाषा जितने ज़्यादा वर्ण होंगे उसमें उतनी ही वो समृद्ध होगी। तो वर्ण क्या होने चाहिए? ज़्यादा होने चाहिए। देखो, कम वर्णों का नुकसान, जैसे अंग्रेजी है, अंग्रेजी में वर्ण कम है, 26 ही वर्ण है। तो PUT को पुट पढ़ा जाता है, CUT को कट पढ़ा जाता है। क्यों? नॉलेज शब्द होता है, KNOWLEDGE।
के को नहीं पढ़ा जाता, नॉलेज पढ़ा जाता है। क्यों होता है ये धांधली, ये गड़बड़ क्यों है अंग्रेजी में? क्योंकि वर्णों की संख्या कम पड़ रही है, 26, इसके कारण ये दिक्कत है। हिंदी में ऐसा कुछ नहीं है, जो है राम है, राधा है, कृष्ण है, जो जैसा है वैसा ही वो पढ़ा जाएगा। तो ज़्यादा कोई भी क्रिकेट मैच है उसमें ज़्यादा रन बनाए जाएंगे तभी वो टीम जीतेगी। ज़्यादा रन किससे बनते हैं? एक एक करके लेंगे, कितने बनेंगे? छक्के मारेंगे, आउट जल्दी होने का खतरा है, चौके ही चौके लगेंगे तो ज़्यादा स्कोर बनेगा। तो जैसे चौके ही चौके मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, चौका ही चौका, कितने हुए? 44। हिंदी में अपने हिंदी के 44 वर्ण होते हैं। बाद में हिंदी ने क्या किया, 10वीं शताब्दी में हिंदी है वो अस्तित्व में आई, एकाएक इसके पास में इतने अपने वर्ण शब्द हैं उनकी कमी पड़ रही थी। तो बाद में हिंदी ने क्या किया कि कुछ वर्ण अन्य भाषाओं से भी अपनाए हैं, तो वो तो जोड़ करके सबसे लास्ट में हम चर्चा करेंगे। शब्द भी अपनाए हैं, देशज विदेशज, जानते ही हो आप, क्योंकि कमी पड़ रही थी तब अपनाने पड़े। कुल वर्ण हो गए हिंदी में, हिंदी के अपने, और हिंदी में प्रचलित वो थोड़े ज़्यादा है, वो बाद में देखेंगे। कुल वर्ण हो गए हिंदी में 44। अब ये एक जैसे नहीं है मतलब प्रकार की आवश्यकता पड़ गई। अब कितने प्रकार के होंगे? फिर से दिक्कत आ गई कि वो रटा हुआ था, भूल गए, याद नहीं। तो ऐसे याद रख लो ना, 44 में चौके कितने हैं? 2 है, तो 2 प्रकार के होते हैं वर्ण। कितने प्रकार के? 2। अब मानो आप कि उनके नाम क्या हैं, तो वो हिंदी में नाम होते हैं, वो लक्षण के आधार पर होते हैं। किसी का नाम नयन सुख और आँख से अंधा, ऐसा नहीं होता। आंखें अच्छी है, अच्छा दिखता, उसी का नाम नयन सुख होता है। तो एक बार फिर से जैसे हम वर्ण को मान लो आप एक किसान है, प्रकार हमारे पास में आ ही गए 2, तो इसके मान लो 2 बेटे हैं। पहला बेटा जो हट्टा कट्टा पैदा हुआ, हट्टा कट्टा, या ये कह दे कि पूर्ण या स्वस्थ, तो उसका नाम निकलवाया सवर। और सवर का शाब्दिक अर्थ भी यही है, भाई हट्टा कट्टा पूर्ण होगा, स्वस्थ होगा, वो आसानी से चल लेगा, यानी कि सरलता से चलने वाला, चलने वाला, ये अर्थ है इस शब्द का, सवर का। दूसरा पैदा हुआ, वो थोड़ा लंगड़ा था, तो उसका नाम निकलवाया व्यंजन। और व्यंजन लंगड़ा है, लंगड़े को भी चलने के लिए सहारे की आवश्यकता पड़ती है, तो यही अर्थ है इसका शब्द का, सहारे से चलने वाला। अब बात आती है जो मुख्य बात है, मूल बात है वो, कि कुल तो 44 हैं और 2 प्रकार के होंगे। अब इन 44 को इन दोनों में बांटना है। और हमारे समाज में विभाजन का सामान्य नियम क्या है कि 2 में कोई चीज बांटनी है तो कैसे बटेगी? 1/2। तो 22 तो स्वर होने चाहिए और 22 व्यंजन होने चाहिए, लेकिन ऐसा विभाजन इनका है नहीं। यहीं से हिंदी में पेच, उलझाव शुरू होता है। एक क्रिकेट मैच चल रहा था, लास्ट में से मैंने बुलेटिन खोला, इंडिया खेल रही थी, उसको जीतने के लिए 11 रनों की आवश्यकता थी, 3 बॉल शेष थी। अब ये लक्ष्य हासिल करना आसान भी है और कठिन भी है, क्योंकि लास्ट में बॉलर, जीतना तो आसान है कि भाई लगातार 2 छक्के लगा दे, 12 हो जाएंगे, जीत जाएंगे, लेकिन आजकल बॉलर हावी हैं। बैट्समैन था, अच्छा बैट्समैन था, उसने आत्मविश्वास से भरा हुआ था कि 2 लगातार छक्के मार देता हूँ, जीत जाएंगे।
तो पहली बॉल फेंकी गई इसकी तरफ, तो इसने छक्का लगा दिया। फिर स्कोरर कोई हिंदी का ही था, उसने ए आ की लाइन पकड़ी, भाई स्कोर 1 रन लिया तो 1, ऐसे ही तो लिखा जाता है। ए आ की लाइन पकड़ी, लगातार 6 लिख दिए, 6 हो गए ए आ की लाइन की। अब 2 बॉल में और 5 रन चाहिए। अब की बार बैट्समैन घबरा गया कि भाई इस बॉल पर छक्का नहीं लगा तो लास्ट में छक्का लगना तो मुश्किल हो जाएगा। तो हड़बड़ाहट में वो 1 ही रन ले पाया। तो 1 रन को हिंदी के उस स्कोरर को भी गुस्सा आ गया, अरे क्या 1 रन ले रहा है, ये 1-1 है। ऐसे उसने 1 रन की एंट्री कर दी। थोड़ा सा सुधार के अब लिख देते हैं इसे। अब स्थिति बदल गई, 1 बॉल 4 रन। दूसरा बैट्समैन आया, हालांकि अनुभव था उसके पास, लेकिन जरूरी है क्या कि लास्ट बॉल में चौका मार ही दे। लेकिन उसने बेचारे ने सारा अनुभव झोंक दिया और लास्ट बॉल में चौका लगा दिया। तो आगे लाइन को बढ़ा दिया, 4 और लिख दिए स्कोरर ने, AIO आउट। 2 काम एक साथ हुए, एक तो ये टीम इंडिया जीत गई और एक शुद्ध रूप में सवर हमारे सामने आ गई। तो कितने हुए ये? 11। इनका शुद्ध क्रम ये विशेष है। एक चीज अटपटी लग रही है मुझे कि ये जो री है, ये री 7वें नंबर पर आ रही है, बीच में भी नहीं आ रही। बीच में आना था इसे तो यहां पर आती 5 इधर और 5 इधर, या लास्ट में आ जाती, पहले आ जाती। क्यों आई यहां पर? जवाब क्या है, क्या दोगे कि यहीं पर आती है, गाइडों में पढ़ा है, व्याकरण की बुक में लिखा हुआ है? नहीं, बिना कारण के तो हिंदी है वो कुछ नहीं करती। कारण होते हैं सब चीजों की। महत्वपूर्ण बात है, फर्स्ट ग्रेड RS स्तर का क्वेश्चन है कि री यहाँ क्यों आती है। ग्राफ होता है छोटा बड़ा 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 बड़ा। हिंदी बनी है, संस्कृत भाषा से हिंदी निकली है। संस्कृत भाषा की वर्णमाला है वो एक सूत्र से निकली है, उसी पर आधारित है, और उस सूत्र का नाम है माहेश्वरी सूत्र। इसी से संपूर्ण वर्णमाला बनी है। इसका सिद्धांत क्या है? ग्राफ है, छोटा पहले, बड़ा बाद में, और बड़ा बाद में, और बड़ा बाद में। इसका मतलब क्या है कि ए है ये सबसे छोटा है, इसका उच्चारण सबसे छोटा, ए से बड़ा आ से बड़ा छोटी ई, छोटी ई से बड़ी बड़ी, तभी तो बड़ी बाद में आती है। बड़ी ई से बड़ा उच्चारण छोटे ऊ का, छोटे ऊ से बड़ा बड़े ऊ का, बड़े ऊ से बड़ी री, री से बड़े, ये लगातार क्रम से। मतलब क्या हुआ कि री का उच्चारण इन 6 से तो बड़ा है और इन 4 से छोटा है। तो री को कहाँ आना चाहिए? यहीं पर 7वें नंबर पर जहां ये आई हुई है। समझे बात? एक बात और समझ में नहीं आ रही यहाँ कि हमने छोटे बच्चे थे, ए आ की लाइन पढ़ी, बाहर खड़ी खूब पढ़ी है, उसमें ये री तो आती नहीं थी बीच में, लास्ट में जरूर आते थे अंग और ए है। ये कहाँ गई? ये कहाँ से आ गई री? तो री तो उच्चारण स्थान अपने नंबर के हिसाब से आ गई, और हिंदी का स्वर नहीं, ये संस्कृत का स्वर है। हमें हिंदी में री की कोई आवश्यकता नहीं, लेकिन वो संस्कृत वाले शब्द लेके आए हैं ना, तो उनके लिए आवश्यकता है। वृक्ष, इसमें तो री लगेगी, वृक्ष ऐसे थोड़े ही लिखेंगे। तो ये अशुद्ध स्वर माना गया है। हिंदी के अपने 10 ही शुद्ध स्वर है, एक अशुद्ध स्वर है। तत्सम शब्दावली हिंदी में आई हुई है, तब हमें री को भी शामिल करना पड़ रहा है। री को तो शामिल कर लिया, इनको शामिल क्यों नहीं किया? देखो इनको, ये जो है ए है, ए के ऊपर बिंदी लगी हुई है, इस बिंदी को बोलते हैं अनुस्वार।
अनुस्वार और अनुस्वार व्यंजन होते हैं, तो इसको यहाँ से हटाओ, व्यंजन में पढ़ेंगे इसको जो भी है ये। अब अकेला क्या बचा, ए तो इनमें आ चुका कि नहीं आया, ये आ गया, तो इसका दोबारा से योग होगा क्या, इनमें योग होगा, नहीं होगा, नहीं होगा तो पीछे ए लगा दो। ए का मतलब नहीं, योग का मतलब योग, यानी कि अंग का दोबारा से इनमें योग नहीं होगा, अंग अयोग है। यही बात अह को लेकर के है कि अ है, इसके आगे दो ऊपर नीचे बिंदियां लगी हुई हैं, इनको क्या बोलते हैं, विसर्ग। विसर्ग भी व्यंजन होते हैं, तो इनको हटाओ, अकेला क्या बच गया, ए तो आ चुका है, तो इस अह का भी योग दोबारा से नहीं होगा, तो ये दोनों कहलाते हैं, आगे वाह जोड़ दो, वर्ण, अयोग वाह वर्ण। अच्छा क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन आ जाए कि निम्न में से अयोगवाह वर्ण है, ए आ जाए, अंग आ जाए, आ जाए, औ आ जाए, क्या जवाब देना है, ये है अयोगवाह वर्ण। वर्ण क्यों कहेंगे, क्योंकि स्वर भी है और व्यंजन भी है, और स्वर व्यंजन ही तो वर्ण होते हैं। अब बात आती है, स्वर 11 हो गए, तो ये तो अपने आप ही निकल गए, 44 में से 11 गए, कितने बचे, 33 व्यंजन हो जाएंगे। पहले स्वर को क्लियर करते हैं, परिभाषा कि स्वर कहते किसे हैं। तो मैंने शुरुआत में बताया था कि हिंदी के जो शब्द हैं वो ही बता देते हैं कि हम क्या हैं, हमारी परिभाषा क्या है, रटना नहीं है, समझना है चीज को। स्वर शब्द है, इसी से परिभाषा निकालेंगे। स्वर कैसे बना, संधि शब्द है, विच्छेद करेंगे, टुकड़े करेंगे, सु जोड़ अर, दोनों का अर्थ लेंगे, जोड़ लेंगे, परिभाषा बन जाएगी। सु का अर्थ होता है अच्छा, अर का अर्थ होता है सुखपूर्वक गति, और आराम से बोला गया, सुखपूर्वक गति। अच्छा सुखपूर्वक गति, तो अच्छा का थोड़ा सा गति स्त्रीलिंग है ना, अच्छी में बदलेंगे, अच्छी सुखपूर्वक गति। अब गति क्या है, ये चलते हैं क्या, बाजार जाएंगे क्या ये, कि ए बाजार जाके सामान ला, नहीं, इनकी गति से मतलब है, जैसे मैंने बोला ए, ये ध्वनि जहां तक गई वो इनकी गति है, मतलब बोलना, गति का बोलना, बोलने का मतलब उच्चारण करना, उच्चारण। अच्छी सुखपूर्वक, अच्छी सुखपूर्वक कौन सी गति होती है, जैसे आपको बांध करके बाजार ले जा रहे हो वो होती है, कि आप स्वतंत्र रूप से बाजार जा रहे हो वो होती है स्वतंत्र रूप से। तो अच्छी सुखपूर्वक गति का मतलब है सरलता, सरलता, या कह दे स्वतंत्र, सरलता भी बोल दे या स्वतंत्र गति भी बोल दे। तो सरलता यानी कि आसानी से उच्चारित होने वाले वर्ण स्वर कहलाते हैं। ये परिभाषा हुई स्वर की। किसे कहते हैं स्वर, सरलता से या स्वतंत्र रूप से उच्चारित होने वाले वर्ण स्वर कहलाते हैं। भाई 44 में से वो स्वर जो वर्ण तो है ही 44, वर्ण तो है ही स्वर, तो वो वर्ण 44 में से जो सरलता से या स्वतंत्र रूप से उच्चारित होते हैं उन्हें स्वर कहते हैं। यानी कि स्वर पूरे होते हैं। शुरुआत में मैंने बताया था कि सरलता से चलने वाला, तो ये पूरे होते हैं। ए को कभी आधा देखा क्या, कभी ऐसे लिखा हुआ देखा क्या, नहीं, पूरे होते हैं। तो पूरे आदमी है, स्वस्थ है, वो आराम से चल सकता है, सरलता से चल सकता है, उसे क्या दिक्कत आ सकती है। इसके बाद मुख्य जो इनकी सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है इनका विभाजन। अब व्यंजन की परिभाषा क्या है और इनका विभाजन तो ये तो बाद में देखेंगे, पहले ये चीज हमें देखनी है। विभाजन, विभाजन का मतलब अलग अलग ही तो है ना सारे, और वो विभाजन हम करेंगे इनके उच्चारण के हिसाब से, कि जब हम इनको बोलते हैं तो हमारे गले से जीभ भी हिलती है,
ओष्ठ भी हिलते हैं, मुख की भी आकृतियाँ होती हैं, तो उन आधार पर इन स्वरों का विभाजन करेंगे। उससे पहले जैसे मैं 2 क्वेश्चन पुटअप कर रहा हूँ यहाँ पर कि निम्न में से अग्र स्वर है। पहला ऑप्शन मैंने दे दिया ए, दूसरा ई, तीसरा ऊ, चौथा दे दिया सभी। एक तो ये क्वेश्चन। दूसरा निम्न में से अर्ध स्वर अर्ध संवृत स्वर है। बहुत अच्छे क्वेश्चन, बहुत अच्छी क्वालिटी के, फर्स्ट ग्रेड RS IS के स्तर के। इसमें भी मैंने दे दिया ए, दूसरा दे दिया ऊ, तीसरा दे दिया ए, चौथा दे दिया आ। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं इनके विभाजन में, तो वो सबसे महत्वपूर्ण है इन स्वरों का विभाजन कर लेंगे। उसके बाद ये क्वेश्चन है आसानी से हल कर लेंगे। स्वरों का विभाजन। सबसे पहला विभाजन के इनका उच्चारण कौन करता है? सबसे महत्वपूर्ण किसका रोल है, हिस्सा है? जीभ। तो पहला विभाजन है वो हम करेंगे जिह्वा के आधार पर। अब देखेंगे कौन से क्या क्या कहलाते हैं। तो जिह्वा के आधार पर हमें इनका विभाजन करना है। तो जीभ हम जानते ही हैं, जैसे ये जीभ नहीं कुत्ते के जैसे बन गई होगी, लेकिन ठीक है चला लेंगे काम। जीभ ऐसी होती है, पीछे मुख ये जैसे बाहर निकाल रखी है। इसको देखेंगे कि ये जो इसका है आखिरी भाग, सबसे आगे आगे का, इसे कहते हैं अग्र भाग। और ये जो हिस्सा है ये बीच का, बीच को बोलेंगे मध्य। और ये जो हिस्सा है ये पीछे का, तो इसको बोलेंगे हम पश्च। अब जीभ की हमने आकृति देखी, उसकी फोटो देखी, 3 ही भाग आए इसके। सबसे आगे वाला, मतलब कुछ स्वरों का हम उच्चारण करते हैं तो सबसे आगे वाला भाग है, उससे आकर के फेफड़ों से आकर के हवा टकराएगी, जीभ एक्टिव होगी, आगे का हिस्सा, वो स्वर बोले जाएंगे। मध्य, कुछ स्वर ऐसे हैं कि जीभ का पिछला हिस्सा उच्चारण करेगा, वो मध्य स्वर। अब इनमें से देखेंगे हम कौन कौन से हैं। जीभ के पिछले हिस्से से जो उच्चारण होंगे वो पश्च स्वर कहलाएंगे। तो जिह्वा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होंगे? 3। पहले अग्र स्वर, दूसरे मध्य स्वर, तीसरे पश्च स्वर।
अब हम देखेंगे अग्र का क्या मतलब है, अगला हिस्सा आगे। तो वर्तमान में हम देखें आज के युग के अनुसार तो जैसे मनुष्य में दो जातियां हैं, स्त्री और पुरुष। आगे कौन है? जाहिर सी बात है, वर्तमान को देखो, नौकरी देखो, चाहे कोई भी क्षेत्र हो, उसमें महिलाएं आगे जा रही हैं। रेलगाड़ी, हवाई जहाज, यान ये तक चलाने लगी हैं, आर्मी तक पहुंच गई है। और यहाँ तक कि राजस्थान सरकार ने अभी अभी वो रोडवेज में कंडक्टरनियाँ भी भर्ती की है। पहले कंडक्टर होते थे, अब कंडक्टर नहीं। और मैं तो ये कहता हूँ कि जिस बस में कंडक्टर नहीं होती है उसमें सवारियाँ भी ज़्यादा ही रहती हैं। घाटा पूरा हो रहा है गवर्नमेंट का, जो भी है। आगे महिलाएं रहती हैं। तो इन सवरों में देखो स्त्रीलिंग सवर, स्त्रीलिंग सवर अगर सवर हो जाएंगे। स्त्रीलिंग ए तो नहीं लग रहा, आ नहीं, ई ये लग रहे हैं, ऊ भी नहीं, री, ए री लड़की को ही बोलते हैं, ए लड़की, लड़के को तो ओ लड़के है ना। तो ए स्त्रीलिंग हो गया, आई ये भी स्त्रीलिंग, ओ औ ये नहीं है। तो स्त्रीलिंग स्वर कौन कौन से आए? ई री ए आई, ये होते हैं अग्र स्वर। ई ए री ए आई। मध्य स्वर, मध्य का मतलब आधार, जिसके ऊपर सब कुछ टिका हुआ हो। आधार एक ही होता है और वो आधार है ऐसा वर्ण जिस पर सारी हिंदी की वर्णमाला टिकी हुई है, यानी कि जिससे संपूर्ण वर्णमाला निकली है। वो स्वर कौन सा है हिंदी का, वो वर्ण कौन सा है? तो वो वर्ण है ए। ऐसे ही हिंदी की संपूर्ण वर्णमाला निकली है, विकसित हुई है। तो आधार स्वर कौन सा हो गया? सॉरी, मध्य स्वर कौन सा हो गया? ए। बाकी बच गए ये कैसे स्वर? जीवा के आधार पर पेस्ट स्वर। कैसे, कौन कौन से बचे? आ, उ, ओ, औ। और पीछे से आवाजें भी ऐसी आती हैं, आउ उ ऐसी आती हैं। तो ये सारे के सारे आ, उ, ओ, औ पेस्ट स्वर होते हैं। जीव्या के आधार पर विभाजन समझे। जीव्या के आधार पर विभाजन 3 प्रकारों में स्वरों का विभाजन किया जाता है। अग्र स्वर ए रे ए आई, मध्य स्वर ए, पेस्ट स्वर आ, उ, ओ, औ होते हैं। क्वेश्चन का जवाब मिल गया होगा। पहला क्वेश्चन यही था, निम्न में से अग्र स्वर है। ऑप्शन क्या क्या थे? ए उ सभी। अब देख लो अग्र स्वर ई। रटने की कहीं आवश्यकता नहीं, समझने की आवश्यकता है। अब जीभ के बाद जैसे मुख से हवा निकलती है, कैसा कैसा वो बनता है, तो उसका आकार, मुख का आकार कैसा बनता है, उस आधार पर इनका विभाजन किया गया है। तो अगला विभाजन इनका होगा मुखाकृति के आधार पर। मुखाकृति के आधार पर कि भाई मुख की आकृति इनको बोलते हैं तो कैसी कैसी बनती है, वो ये स्वर हो जाएंगे। अब जैसे हम सुबह उठते हैं, उठते क्या हैं, आधा घंटे तक तो उठ ही नहीं पाते हैं, तोलमुलाते रहते हैं, फिर जैसे तैसे एक्टिव होते हैं, तो बड़ा जोर आता है, आपको जगाया जाता है ना सबसे पहले आपको। तो वो आप क्या निकालते हो? ई ऊ ऐसे तो करते हो कि और सोते रहने दो थोड़ी देर, 5 मिनट में उठ रहा हूँ। तो आपको झिझोड़ा जाता है कि अरे उठो पढ़ो, तो आप करोगे ई ऊ। मुख खुला नहीं खुला, मतलब ई ऊ का उच्चारण हम करते हैं मुख बंद की स्थिति में, मुख बंद। और मुख बंद को कहते हैं हिंदी में
संवरित। संवरित शब्द का अर्थ क्या है? मुख लगभग बंद। तो वे संवरित कहलाएंगे जो लगभग मुख बंद रहने की स्थिति में उच्चारित होते हैं। कौन कौन से? संवरित स्वर पहले प्रकार के मुखाकृति के आधार पर। जैसे हम क्या करते हैं, सुबह पहले वही आ जाएंगे, ई, री, ऊ, ये ई, ऊ, री नहीं खुला मुख, मामूली सा 5-10% ही खुला है। तो ये स्वर कहलाते हैं संवरित, मुख बंद की स्थिति में उच्चारित होते हैं। फिर हम थोड़ा सा के एक्टिव हुए, थोड़ा जग गए। तो जगते ही क्या चाहिए हमें? चाय वगैरह चाहिए। तो हम क्या कहेंगे कि ए चाय लाओ। इसको जैसे इस वाक्य को छोटे से को मैं लिख रहा हूं, ए चाय लाओ। अब ये हमने बोला तो हमारा मुख है आधा खुला और आधा बंद रहा, तो संवरित का मतलब है बंद, और आधा ही बंद रहा तो संवरित शब्द के पीछे हमें अर्थ जोड़ लेना है। अर्ध संवरित स्वर। अर्ध संवरित स्वर कौन से होंगे? हमने क्या मांगी? चाय, ए चाय लाओ। इसमें देखो स्वर कौन कौन से आए हैं डायरेक्ट? एक तो ए आया, एक ओ आया। इस वाक्य के आधार पर हम याद रख सकते हैं ए और दूसरा ऊ, ये होते हैं अर्ध संवरित स्वर। इनका उच्चारण आधे खुले मुख से किया जाता है। फिर हम चाय का तो ऑर्डर दे दिया, उबासी लेते हैं आराम से, तो हमारा मुख पूरा खुल जाता है, पूरा खुला मुख। तो पूरे खुले मुख की स्थिति बनती है ना। मैं बता रहा हूं कि सुबह उठते हो कैसे क्या करते हो आप, वो बता रहा हूं, और ये मुखाकृति के आधार पर स्वर बाहर आ रहे हैं। पूरा खुला मुख। विस्तृत, तो विस्तृत को कहेंगे विवृत। विवृत, विवृत शब्द का क्या अर्थ है? पूरा खुला मुख। तो ये हो जाएंगे विवृत स्वर, तीसरे प्रकार के। पहले संवरित स्वर, अर्ध संवरित, फिर पूरा खुला मुख, विवृत। और हम उबासी लेते हैं तो किसकी ध्वनि आती है? आ। किसकी आएगी? आ। तो आ है वो क्या हो जाएगा? विवृत स्वर। फिर हम पूरा मुख को खोले थोड़े रखेंगे, मक्खी मच्छर वगैरह बहुत उड़ते रहते हैं सुबह सुबह। हाँ, तो सुबह सुबह के समय में मक्खी मच्छर उड़ते रहते हैं, तो पता ही है आपको, जल्दी मुख बंद कर लेना है। अब एकदम से तो मुख पूरा बंद होगा नहीं, पहले थोड़ा होगा, फिर आधा होगा, फिर बंद होगा। तो देखो अगले चरण में मुख है वो किस स्थिति से गुजरेगा? इसमें तो पूरा खुला था, अब पूरे से थोड़ा कम, पूरे से कम, और आधे से अधिक, इस स्थिति में मुख आएगा। पूरा खोल करके हमने आ बोला, इसके बाद पूरे से हम वापस मुख को बंद कर रहे हैं, तो मुख हमारा दूसरी बंद करने की दूसरी स्टेज पर कैसे पहुंचेगा कि पूरे से कम और आधे से अधिक खुला, फिर आधा खुला, फिर पूरा बंद। तो लगभग ये मानो कि पूरे मुख से थोड़ा कम, आधे से अधिक 75% खुला मुख है, तो उसको क्या कहेंगे? पूरा खुला नहीं ना, तो उसको बोल देंगे अर्ध लगा देंगे। इसी तरह से पहले अर्ध विवरित हमारे मुख की क्या स्थिति होगी? पूरे से थोड़ा बंद करेंगे, आधे से अधिक खुला होगा, तब स्वर उच्चारित होंगे, वो कहलाएंगे अर्ध संवरित, अर्ध विवरित स्वर। और ये कौन कौन से होते हैं जो बच गए? आ गया, ए नहीं आया ना अब तक, ए, फिर ए ऊ, रे, ए नहीं आया तो आई, ओ आ गया, औ नहीं आया
तो ये अव, ये होते हैं अर्धविवरित स्वर, यानी कि किसे कहेंगे अर्धविवरित स्वर? पूरे से थोड़ा कम खुला, आधे से थोड़ा ज़्यादा खुले मुख से जो स्वर उच्चारित होते हैं वे कहलाते हैं अर्धविवरित स्वर। तो ये फिर आधा मुख खुला रहेगा, फिर एकदम से मुख बंद हो जाएगा और ये मुख की आकृतियाँ बननी बंद हो जाएंगी। तो मुखाकृति के आधार पर स्वर कितने प्रकार के हुए? 4 प्रकार के। सबसे पहले संवृत स्वर, जिनका उच्चारण हम मुख बंद की स्थिति में करते हैं, ई, री, ए, ऐ, इनका, तो ये कहलाते हैं संवृत स्वर। फिर अर्ध संवृत स्वर, हम आधा मुख खोल करके जिन वर्णों स्वरों का उच्चारण करते हैं, ए, ओ का, वो होते हैं अर्ध स्वर। फिर जिनका हम पूरा मुख खोल करके उच्चारण करते हैं वो होता है आ, ये होगा विवृत स्वर। फिर आधे से थोड़ा ज़्यादा, पूरे से कम, यानी कि लगभग 75% खुले मुख से जिनका उच्चारण हम करते हैं, ए, आई, आउ, ये होंगे अर्ध विवृत स्वर। इसके बाद हमने स्वरों का विभाजन जीव्या के आधार पर कर लिया, मुखाकृति के आधार पर कर लिया। अब ओष्ठ हैं, उनकी भी आकृति बनती है, वो भी हिलते डुलते हैं। तो किस स्वर के उच्चारण में ओष्ठ कैसे होते हैं? तो ओष्ठों की आकृति कैसी होती है, मतलब तो ओष्ठाकृति के आधार पर भी इन स्वरों का विभाजन किया गया है। ओष्ठाकृति के आधार पर तो हमें ओष्ठों को देखना होगा, देखते हैं सबके होते हैं। तो जैसे ऐसे होते हैं, सब जानते भी हैं, ये और ये ओष्ठ हैं। इनकी आकृति बनाना चाहिए हमें, तो हमने देखे हैं कि एक तो ये गोल हो सकते हैं, या तो सीधे रहेंगे या गोल हो सकते हैं। इनका त्रिभुज बन सकता है क्या? या हाथी का चित्र बन सकता है? नहीं। तो 2 ही आकृतियां होती हैं ओष्ठों की। तो ओष्ठाकृति के आधार पर स्वरों को कितने भागों में बांट सकते हैं? 2 में। जिन स्वरों के उच्चारण में ओष्ठों की आकृति गोल होगी, ये कैसी है? गोल, उन्हें कहेंगे क्या? हिंदी में गोल को क्या कहेंगे? इनकी तर्ज पर वृत्त। तो जिन स्वरों के उच्चारण में ओष्ठों की आकृति गोल यानी कि वृत्त होती है, उन्हें कहेंगे वृत्ताकार स्वर। और जिन स्वरों के उच्चारण में ओष्ठों की आकृति गोल नहीं होती, लंबी ही रहती है, यानी गोल नहीं होती, तो वृत्त का मतलब गोल, और इसके पीछे ए लगा देंगे तो नाम बना देंगे अवृत्ताकार। तो 2 प्रकार के होते हैं, क्या नाम है उनका? अवृत्ताकार स्वर और वृत्ताकार स्वर। अब हम देखेंगे कि कौन कौन से अवृत्ताकार होंगे और कौन कौन से वृत्ताकार स्वर होते हैं। पहला अवृत्ताकार स्वर। अवृत्ताकार, अ नहीं, वृत्त गोल, कि जिन स्वरों के उच्चारण में ओष्ठ गोल नहीं होते उन्हें कहते हैं अवृत्ताकार स्वर। अब इनका उच्चारण करके हम आराम से पहचान सकते हैं कि कौन कौन से स्वर अवृत्ताकार होने चाहिए। सबसे पहले हम देख रहे हैं कि अ है, अ, उच्चारित करें अ, ओष्ठ गोल हुई? नहीं हुई। आ नहीं हुई, तो इनको लिखते चलो, ये अवृत्ताकार हैं, सीधे ही रह रहे हैं। ए, आ, ई नहीं हुए गोल, ई लिख दिया। बड़ी ई नहीं हुए, ऊ हो गए गोल, हो गए गोल, हो गए तो किस में आ गए? वो वृत्ताकार में आ जाएंगे। तो ऊ वृत्ताकार में, फिर आगे री नहीं हुए गोल, नहीं हुए तो वापिस अवृत्ताकार में। ए नहीं हुए, ऐ नहीं हुए तो ए, ऐ, ओ हो गए गोल तो वृत्ताकार में लिख देंगे ओ। औ हुए गोल तो औ भी इसमें लिख देंगे। यानी ये स्वर अवृत्ताकार ए, आ, ए, रे, ए, ऐ होते हैं अवृत्ताकार स्वर। क्यों होते हैं ये बता चुका हूँ, ये शब्द ही बता रहा है। ए नहीं,
वरित गोल कि जिन स्वरों के उच्चारण में स्वर गोल नहीं, ओष्ठ गोल नहीं होते, वो होते हैं अवृत्ताकार। वरिताकार स्वर होते हैं उ, ओ, औ। यहां तक की चीजें समझ में आई। अब हम अगले चरण की ओर बढ़ेंगे कि इन स्वरों का हम उच्चारण करते हैं तो जैसे ए से लेकर के औ तक जाएंगे हम, तो ये है नहीं कि कोई कंप्यूटर का बटन दबा देंगे और ये जल्दी से उच्चारित हो जाएंगे, नहीं, हम बोलेंगे, लाइन बोलेंगे, समय लगेगा। तो समय के आधार पर भी हम इनका वर्गीकरण या विभाजन करते हैं। उच्चारण समय, समय का मतलब इनको बोलने में जो टाइम लगता है, उच्चारण समय के आधार पर। अब उच्चारण समय के आधार से मतलब क्या है कि इनका हम उच्चारण करेंगे तो किसी के उच्चारण में कम समय लगेगा, किसी के उच्चारण में ज़्यादा लगेगा। दो ही तो स्थितियां हो सकती हैं। संस्कृत हम पढ़ नहीं रहे हैं कि बहुत ज़्यादा भी लगता है, उपलुप्त होते हैं, लेकिन वो तो संस्कृत है, हम हिंदी पढ़ रहे हैं, इनको शामिल नहीं करेंगे। तो मेरे कहने का मतलब क्या है कि उच्चारण हम किसी भी स्वर का करेंगे तो या तो कम समय लगेगा या ज़्यादा समय लगेगा, दो ही स्थितियां बन सकती हैं। तो समय के आधार पर दो ही भागों में हम स्वरों को बांट सकते हैं। जिनमें कम समय लगता है, कम समय लगा, तो इसको लघु कहेंगे, इसको कहेंगे लघु या ह्रस्व भी कहते हैं, या तीसरा नाम है इनका मूल भी कहते हैं, स्वर। तो पहले प्रकार के कौन से हैं इनमें से? समय के आधार पर लघु, ह्रस्व या मूल स्वर। किसे कहेंगे? किसे कहेंगे? जिनके उच्चारण में समय कम लगता हो उन्हें लघु स्वर कह दो, चाहे मूल स्वर कह दो, एक ही बात है। मूल स्वर क्यों कहते हैं कि इन्हीं से बाद के ये जो स्वर हैं वो विकसित हुए हैं। और किसी के उच्चारण में समय है वो ज्यादा लगेगा, तो ज्यादा समय लगेगा तो वो बड़ा ही होगा, और बड़े को कहेंगे हम दीर्घ। तो दूसरे प्रकार के हो जाएंगे दीर्घ स्वर, या इन्हीं का दूसरा नाम है गुरु स्वर। गुरु का भी तो अर्थ बड़ा ही होता है। अब हम देख लेंगे इनके अंदर के लघु स्वर या मूल स्वर कौन कौन से हैं। तो हम जानते हैं कि अ है, और इसको आ, ये तो बड़ा है, समय भी ज़्यादा लग रहा है। समय के हिसाब से देखें तो ए कम लगा, आ ज़्यादा समय लगा, तो कम लगा, ए इधर आ जाएगा लघु में, ए इसमें ज़्यादा लग रहा, ए छोटी भी तो बोलते हैं ना, छोटी में कम ही समय लगेगा, तो छोटे ए, ओ छोटा और री, इनके उच्चारण में समय कम लगता है, तो ये कहलाते हैं लघु या यही मूल स्वर होते हैं। इन्हीं से ये बाद में विभिन्न रूपों से मिल करके बने हैं। ये मूल स्वर या लघु स्वर कितने हुए? 4। बाकी क्या हो गए? सारे के सारे दीर्घ स्वर हो गए। जैसे ये आ है, बड़ी ई है, ऊ है, ए है, आई है, ओ है, औ है, ये स्वर, ये तो सीधे सीधे बड़े हैं, ये मिल के बने हैं, तो दो दो का वजन इनमें हो गया, तो अपने आप ही बड़े हो गए। लघु स्वर अ ए उ री होते हैं, दीर्घ स्वर आ ए उ ए ऐ ओ औ होते हैं। ये स्वरों का विभाजन अपना पूरा हुआ। मैं आशा करता हूँ कि आपके समझ में आया होगा। इसके बाद दूसरा जो है व्यंजन, जैसे हमने स्वर पढ़े हैं परिभाषा, फिर इनका वर्गीकरण विभाजन, वैसे ही अगले क्लास में हम पढ़ेंगे व्यंजन, परिभाषा, उनका वर्गीकरण। और मैं तो ये कहना चाहूँगा कि हिंदी हमें पढ़नी है तो हिंदी की सबसे छोटी इकाई है वर्ण, वो हमें आने चाहिए, तभी हम हिंदी सीख सकते हैं। क्यों? क्योंकि वर्ण है, वर्णों पर सवार है संधि। संधि नहीं आएगी समझ में यदि वर्ण हमें समझ में ये नहीं आ रहे तो, और संधि पर सवार है हिंदी। बहुत ही महत्वपूर्ण आधार नींव है हिंदी की वर्ण, ये हमें अच्छी प्रकार से समझ करके पढ़ने हैं। धन्यवाद।